दोस्तों, मीडिया पार्ट नाम की एक फ्रेंच न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की थी अप्रैल में राफेल पेपर्स नाम से, राफेल डील की इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे फ्रांस में अब एक जुडिशियल प्रोब ऑर्गेनाइज किया गया है राफेल डील को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस डेवलपमेंट के बाद हमारी ऑपोजिशन और ख़ास करके कांग्रेस में जैसे जान सी आ गई है और ऐसा लग रहा है कि राफेल वापस से हेडलाइन बनाने वाली है। ऐसे में आपको 10 जगह से 10 ओपिनियन सुनने को मिलेंगे। बीजेपी ऑलरेडी कांग्रेस के एलिगेशंस का जवाब देना शुरू कर चुका है, पर अगर इन ओपिनियंस को हटाकर हमें इस मुद्दे को समझना है तो हमें इस मुद्दे को फैक्चुअली समझना होगा। अगर हमें बीजेपी के डिफेंस और कांग्रेस के एलिगेशंस को समझना है तो ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की दलाली किए समझें। और मैं आज इस वीडियो में यही करना चाहूँगा, इस मुद्दे को फैक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, कोई ओपिनियन नहीं और कुछ ऐसा नहीं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लटर करे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। हमारी कहानी शुरू होती है 2007 में, जब यूपीए सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 126 MMRC एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर इशू किया। इसके बाद 2011 में 2 एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया, यूरोफाइटर और राफेल को फाइनलाइज कर दिया गया। दसॉ एविएशन नामक एक फ्रेंच कंपनी के साथ भारत ने एक डील साइन की 126 राफेल खरीदने की, पर इस डील के पेपर वर्क में काफ़ी समय लग रहा था। 2014 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत की है और दसॉ एविएशन के बीच एक वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ और 2014 में ही अरुण जेटली साहब ने हमें यूपीए की राफेल डील की डिटेल्स हमें बताई, हमसे डिटेल्स रिवील की। अब यूपीए की राफेल डील के अनुसार भारत 126 राफेल खरीद रहा था। इसमें से 18 राफेल फ्लाई अवे कंडीशन में हमें मिलने वाली थी, यानी बनी बनाई रेडीमेड कंडीशन में हमें 18 राफेल मिलने वाले थे और 108 राफेल के लिए हमें दसॉ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला था, यानी दसॉ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता इन 108 राफेल को बनाने के लिए। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाती, नॉलेज आ जाता, तो भारत अपने पेस से कभी भी कितने भी राफेल बना सकता था और भारत एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पेपर वर्क को फाइनलाइज करने में काफ़ी समय लग रहा था और 2014 तक ये पेपर वर्क फाइनलाइज नहीं हो पाया। इसी बीच हमारी सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई 2014 में और राफेल की अगली न्यूज़ जो है वो आई 2015 के मार्च में। 2015 के मार्च में ये खबर आई कि HAL और दसॉ एविएशन के बीच का जो पेपर वर्क है वो 95% कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही सालों में हमें फ्लाई अवे कंडीशन वाली राफेल मिल जाएंगी। ये कंडीशन जो है ये 8 अप्रैल 2015 तक ऐसी ही रही और 8 अप्रैल 2015 तक हमारे जो तब के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने ऐसा बताया हमें कि भारत सरकार और दसॉ एविएशन के बीच नेगोशिएशंस चल रही हैं। इसके 2 दिन बाद 10 अप्रैल 2015 हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, वो जाते हैं फ्रांस और ये पूरा जो स्टेटस को वाला सिचुएशन है ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। 10 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तब के फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे से मिलने और भारत के लिए एज अ गिफ्ट, वापस पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे एक नया राफेल डील वापस लेकर चले आए। मोदी जी के नए डील के अनुसार भारत 126 नहीं 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था और ये 36 के 36 एयरक्राफ्ट हमें फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में मिलने वाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि नो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इस डील को कंफर्म करते हुए इंडियन एंड फ्रेंच गवर्नमेंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट आ गया 10 अप्रैल 2015 को ही और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ गया 26 जनवरी 2016 को। यानी इसका मतलब हुआ कि डील एकदम पक्की हो गई। अब यहीं से जो है पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है।
हमारा ऑपोजिशन इस पे सवाल करता है कि ऐसे अचानक से नई डील क्यों स्ट्राइक की गई, पुरानी डील का क्या हुआ, ऐसे क्या सिचुएशंस बन गए कि नरेंद्र मोदी को सिंगल हैंडेडली एक नया डील स्ट्राइक करना पड़ गया फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। और इन्हीं सब सवालों का जवाब हमारे तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर साहब ने दिया था। और मनोहर पर्रिकर साहब ने कहा था कि भारत ना अभी 126 एयरक्राफ्ट अफोर्ड कर सकता है, ना ही भारत को 126 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इस नए डील में एक बात और थी जिसे समझना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट है ऑफसेट क्लॉज का। अब जो एनडीए की डील थी उसका टोटल कॉस्ट यानी 36 राफेल एयरक्राफ्ट का टोटल कॉस्ट बताया जा रहा था 58,000 करोड़ रुपीज़, 59,000 करोड़ रुपीज़, जिसे हम 60,000 करोड़ अप्रॉक्स मानकर चलते हैं। अब इस प्राइसिंग के बारे में मैं अलग से कंट्रोवर्सी आगे मैं वीडियो में बात करूंगा, पर इस पार्ट के लिए हमें ऑफसेट क्लॉज को समझना है। अब इस डील में इस टोटल प्राइसिंग के बाद एक क्लॉज और जोड़ा गया था, और इस क्लॉज के अनुसार दसॉ एविएशन के लिए ये मैंडेटरी था कि वो इस टोटल कॉस्ट यानी 60,000 करोड़ रुपीस का 50% यानी 30,000 करोड़ रुपीस इंडिया में यानी भारत में इन्वेस्ट करे। अब दसॉ किस कंपनी पे इन्वेस्ट करेगा या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा ये उसके पास इंडिपेंडेंस थी, लेकिन उसका जो पैसा जो 50% इन्वेस्टमेंट है वो भारत में करना मैंडेटरी था। ये इसी कॉन्सेप्ट को हम कह देते हैं कि ये एक ऑफसेट क्लॉज था, और ऑफसेट क्लॉज का यही मतलब होता है। और ये स्कीम कुछ वैसी ही है जैसे हम पेटीएम या जीपे में कैशबैक का स्कीम देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ। अब हम जब इस डील के बेसिक्स को समझ चुके हैं तो हम इस डील के कंट्रोवर्सीज पे बात करना शुरू कर सकते हैं। इस डील की पहली कंट्रोवर्सी आप देख ही चुके हैं। इस डील का जो सरप्राइज या अचानक से सिंगल हैंडेडली मोदी जी ने जो किया उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। पर इस डील का जो मेन कंट्रोवर्सी है, जो सेंट्रल कंट्रोवर्सी है, वो इसके प्राइसिंग को लेकर है। और प्राइसिंग को लेकर खूब हल्ला हुआ था जब राफेल हुआ था, और अभी भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम इस डील की प्राइसिंग को समझते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि यूपीए की जो डील थी वो फाइनल नहीं हुई थी, उसका पेपर वर्क फाइनल नहीं हुआ था, इसीलिए यूपीए की डील का एग्जैक्ट प्राइसिंग बताना इम्पॉसिबल जैसा काम है। पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक नंबर पर बहुत जोर देते हैं, बार बार जोर देते हैं, वो है 526 करोड़। कांग्रेस के अनुसार यूपीए की जो डील थी उसमें पर प्लेन पर राफेल का कॉस्ट था 526 करोड़ रुपीज़, जिसको हम अगर एडिशन करते हैं तो टोटल 126 राफेल की जो कॉस्ट है वो अराउंड 54,000 करोड़ रुपीज़ आती है। मनोहर पर्रिकर साहब ने 2015 में इस प्राइसिंग को खारिज करते हुए कहा था कि यूपीए की पूरी डील की टोटल प्राइस 90,000 करोड़ रुपीज़ आएगी, जिसके अनुसार पर प्लेन कॉस्ट हो जाती है 714 करोड़ रुपीज़। पर एनडीए की जो डील है उसमें 36 फ्लाई अवे प्लेन्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 60,000 करोड़ रुपीज़, 58,000 59,000 हम 60 मान के चलते हैं, 60,000 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही है, जिसको अगर हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो पर प्लेन कॉस्ट आ जाती है 1700 करोड़ रुपीज़। अब यहीं पे आके मामला फंस जाता है। हमारी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये पूछती है कि 526 करोड़ से 1700 करोड़ कैसे हो गया पर प्लेन कॉस्ट। और अगर हम 526 करोड़ को ना भी माने, मनोहर पर्रिकर साहब के एस्टिमेट्स को मान लें, तो भी 700 करोड़ से 1700 करोड़ का जंप एक बहुत बड़ा, बहुत कंसिडरेबल जंप होता है। तो हमारी पार्टीज पूछती हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, कि ये जंप का कारण क्या है, ये कहाँ से जंप हुआ। हमारी सरकार जो है उसने ये जवाब देते हुए, निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा था कि इस नए डील में राफेल के जो एयरक्राफ्ट है उसमें इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी लग रही है, इंडिया स्पेसिफिक पार्ट्स लग रहे हैं, जिसके कारण इन राफेल जेट्स की जो कीमत है वो ऊपर चली गई है। और उन स्पेसिफिक पार्ट्स का, उन स्पेसिफिकेशंस का प्राइस रिवील सरकार नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस। पर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो भारत और फ्रांस ने जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था 10 अप्रैल 2015 को, उसमें ये लिखा हुआ था, एंड आई कोट, एयरक्राफ्ट्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज हैड बीन
टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीए के दौर में इंडियन एयरफोर्स ने जिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राफेल को टेस्ट किया था उसी कॉन्फ़िगरेशन में ये नई डील में भी राफेल सेम कॉन्फ़िगरेशन में डिलीवर किए जाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर ये प्राइस हाइक की बात आती कहाँ से है? ये स्पेसिफिक पार्ट्स की, इंडिया स्पेसिफिक पार्ट्स की बात कहाँ से आती है? और अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, अगर इसमें कुछ नए इंडिया स्पेसिफिक पार्ट्स लगाए गए हैं, तो भारत और फ्रांस के जॉइंट स्टेटमेंट में ये क्यों नहीं लिखा गया? क्यों उसमें ऐसे वेग टर्म्स में ऐसे मिसलीडिंग चीज़ें लिखी गई? ये सवाल यहाँ पे उठता है। दूसरी कंट्रोवर्सी ऑफसेट क्लॉज को लेकर हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियली और लीगली दसॉ एविएशन के पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी कि वो अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा 30,000 करोड़ रुपए भारत के किस कंपनी में स्पेंड करे, किस सेक्टर में स्पेंड करे। दसॉ के पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद दसॉ के इस इंडिपेंडेंस पे ही क्वेश्चंस उठने लगे, ऑफसेट क्लॉज के इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस उठने लगे। हिंदू बिजनेस लाइन की इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई रिपोर्ट्स आए जिसमें जर्नलिस्ट ने ये दावा किया कि दसॉ अपने 30,000 करोड़ रुपए में से 21,000 करोड़ रुपए रिलायंस डिफेंस पे इन्वेस्ट करने वाला है। फन फैक्ट, ये जो रिलायंस डिफेंस कंपनी है, ये अनिल अंबानी ने मोदी जी के फ्रांस जाने से, यानी 10 अप्रैल 2015 मोदी जी के फ्रांस जाने से 12 दिन पहले ये कंपनी शुरू की थी। मतलब ये बिल्कुल एक नई कंपनी थी और दसॉ इस एकदम नई कंपनी पे हिंदू फ्रंटलाइन के अनुसार 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था। अब जब दसॉ पे क्वेश्चंस उठने लगे कि क्यों दसॉ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके पास 60 साल का डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस है, उस पर ना इन्वेस्ट करके एक एकदम एमेच्योर कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है? क्या सेंस बन रहा है इस बात का? और बाय द वे हम अब 2018 में पहुंच चुके हैं। अब इन सवालों के रिस्पॉन्स में फ्रांस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, फ्रांकोइस होलांडे, जिनसे नरेंद्र मोदी मिलने गए थे 2015 में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि मोदी सरकार ने ही अनिल अंबानी की कंपनी को चुन के दसॉ को दिया था और मोदी सरकार ने कहा था दसॉ को कि अनिल अंबानी की कंपनी पे ही इन्वेस्ट करने। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हो गया, पर इसके बाद दसॉ एविएशन का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिलायंस को चुना था और वो रिलायंस पे 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने वाले, वो कुछ 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और बाकी बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 100 कंपनीज में भारत के थोड़ा थोड़ा पैसा सब में इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद भारत सरकार का भी स्टेटमेंट आ गया कि भारत सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई हाथ नहीं है दसॉ के चॉइस में पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का। और जो फ्रांकोइस होलांडे का स्टेटमेंट था वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, कोई उसमें लीगैलिटी नहीं थी, कोई उसमें फैक्ट नहीं था। ये पूरी कहानी 2019 तक की थी। 2020 में राफेल को लेकर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, पर 2021 अप्रैल में मीडियापार्ट नाम की एक फ्रेंच कंपनी ने राफेल को लेकर बहुत सेंसिटिव रिपोर्ट्स छापी। टोटल में 3 रिपोर्ट्स थी। पहली रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने यह क्लेम किया कि दसॉ एविएशन भारत में एक मिडिल मैन को कुछ मिलियन यूरो एज अ ब्राइब दे रहा था, और ये जो मिडिल मैन था ये वही इंसान था जो कि अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में भी अक्यूज था। इसका नाम है सुषेन गुप्ता। और अपनी तीसरी रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने भारत के अथॉरिटीज़ पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मीडियापार्ट ने यह कहा कि दसॉ एविएशन सुषेन गुप्ता को कई सालों से पैसे खिला रही थी, ब्राइब कर रही थी, ताकि सुषेन गुप्ता राफेल डील को दसॉ एविएशन के फेवर में इन्फ्लुएंस कर सके। और मीडियापार्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस थी, उनको पता था कि सुषेन गुप्ता को ब्राइब किया जा रहा है, पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ नहीं किया। दे जस्ट सैट ऑन द एविडेंस। इतना कुछ होने के बाद, मीडियापार्ट की इन रिपोर्ट्स के पब्लिश होने के बाद, अभी फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने राफेल पे एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है, और उस जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। और इसी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को फ्रांस में देखते हुए भारत के ऑपोजिशन लीडर्स भी मांग कर रहे हैं
कि भारत में राफेल को लेकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेट करे। और ये बात सही है कहना कि जब बोफोर्स के केस में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ सकती है तो राफेल के केस में क्यों नहीं। तो दोस्तों ये थी पूरी राफेल की कहानी अब तक। अगर आगे भी कुछ राफेल में अपडेट्स आए तो मैं उन्हें भी आपको अपडेट कर दूंगा, पर ये अब तक की कहानी यही है और भारत में क्या होगा ये देखने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमें ये भी बताएं कि आप क्या नया कंटेंट देखना चाहेंगे इस चैनल में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।